हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स इकोनॉमिक्स दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग ये जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे जो यूजीसी नेट गेट और सीएसआईआर नेट के बैचेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं। जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो भोपाल के लिए, रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आज हमारे टॉपिक पे, जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। ये क्वेश्चन हम लोग उसके बाद में करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग वापस लौटेंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं हमारे मांग की आड़ी लोच। तो हेडिंग जो है हमारा वो है मांग की आड़ी लोच। ठीक है, इसे आड़ी लोच, तिरछी लोच, ठीक है, और कभी कभी इसे प्रतिलोच के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची सब ज्यादा होते हैं, इसलिए ये तीनों में से कोई भी नाम नहीं, ज्यादा ज्यादा तिरछी लोच या आड़ी लोच देगा। ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझने वाला ठीक है टॉपिक है, आप इसे रटेंगे नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कोई एक कॉमोडिटी थी, एक कोई वस्तु थी, हमने उसकी कीमत बढ़ाई और उसका असर डिमांड पे दिखा। कम हुआ या ज्यादा हुआ बात की बात है, डिमांड पर दिखा। उस वस्तु की कीमत बढ़ाने के चलते हमें उसकी मांग पे असर दिखा। ठीक है ना। वस्तु की उपभोक्ता की हमने आय बढ़ाई, और आय के चलते जो वस्तु थी उस पर असर दिखा। वो ज्यादा खरीद पाया, कम खरीद पाया, वो बात की बात है, असर दिखा। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों का डिस्कशन जो है एक ही वस्तु तक सीमित था। देखिए मेन फर्क आप पहचान लीजिए, ये बाकियों से अलग कैसे है, मांग की आड़ी लोच। लेकिन पहली बार यहाँ जो है मांग की आड़ी लोच में क्या होता है, आप जो फर्क देखेंगे, असर देखेंगे इसका, वो संबंधित वस्तुओं पे होगी। इस पे होगी, संबंधित वस्तुओं पे। अब पहली बात, ये संबंधित वस्तुएं क्या क्या है, तो आपको पता है, हम लोगों ने अभी तक जहां तक डिस्कशन किया है, संबंधित वस्तुएं ये दो तरह से हो सकती है। पहला हो सकता है ये स्थानापन्न हो, स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है चाय और कॉफी, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, कोक और पेप्सी, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। और जो पूरक वस्तुएं हैं, या इसको संपूरक भी बोला जाता है, आपको कहीं कहीं संपूरक लिखा मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी है स्कूटी, ये स्कूटर है। आपको बड़ा सा अच्छा स्कूटर खरीद के दे दे पापा, लेकिन बोले कि पेट्रोल तो नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वो बेकार है। तो ये संपूरक वस्तु होगी। जैसे पेन बहुत अच्छा आपने खरीद लिए और स्याही हो ना, तो पेन बेकार है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पूरक वस्तुएं। तो मांग की आड़ी लोच ये संबंधित वस्तुओं के बीच के असर को दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करेंगे, मांग की आड़ी लोच दो आपस में संबंधित वस्तुएं के बीच कीमत और मांग के संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है, और संबंधित वस्तुएं क्या हो सकती है, हमने अभी देखा, या तो स्थानापन्न हो सकती है या पूरक हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं एक लाइन में, थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, माफ कीजिएगा हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा सा भी, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा के
मांगी गई मात्रा में किसी अन्य वस्तु किसी अन्य वस्तु की कीमत के आनुपातिक आनुपातिक परिवर्तन परिवर्तन का प्रतिशत प्रभाव है का प्रतिशत प्रभाव है। तो ये हमारे जो मांग की आड़ी लोच है या प्रतिलोच है उसका डेफिनेशन हो गया। अब क्योंकि यहाँ दो वस्तुएं इन्वॉल्व है, आप क्या करेंगे, इसे डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। पहले आप लिखेंगे ई। ई किसके लिए था? ई था इलास्टिसिटी के लिए। और आप लिखते हैं क्यू नीचे सबस्क्रिप्ट में, क्यू एक्स, क्यू फॉर क्वांटिटी और एक्स फॉर वस्तु एक्स, पी, पी फॉर प्राइस और वाई फॉर दूसरी वस्तु। और यहां लिखेंगे इक्वल टू, ये सबस्क्रिप्ट में है नीचे, ठीक है ना। और इसे डिफाइन करेंगे, वस्तु एक्स की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु एक्स की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु वाई की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है ना, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब एक एक करके देखते हैं ये सब क्या बोलता है। ये हमारा एक्स कोई एक वस्तु है और वाई दूसरी वस्तु है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ना एक टेबल बनाएंगे और इसके द्वारा इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। ये हमने तालिका बनाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं चाय की कीमत, चाय की कीमत, ठीक है। ये रुपए में है और इधर जो है हम लोग मांग लिख रहे हैं इसकी, ठीक है। और इधर जो है कॉफी की मांग, वही ग्राम में, कॉफी की मांग इसमें ग्राम में। और हम ये मान रहे हैं ये सीमित समय के लिए, मान लीजिए एक हफ्ते के लिए, ठीक है। ये शुरू में हम लोग ऐसा देख लेते हैं तो वो अब बताने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा हो गया। नाउ सपोज चाय की जो कीमत थी पहले वो 25 थी, तो मांग थी 500 ग्राम। अब वो घट के 20 हो गई, तो देखिए इसकी मांग बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये है 300। पहले जब चाय की कीमत 25 थी उस समय कॉफी की मांग 300 ग्राम थी। जब चाय की कीमत घट गई तो कॉफी की डिमांड भी घट गई। तो आप देख रहे हैं ना, कीमत किसका घट रहा है, कीमत घट रहा है चाय का, और असर किस पे पड़ रहा है, कॉफी की डिमांड पे। दोनों संबंधित वस्तुएं हैं, बिल्कुल है। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, उस फॉर्मूले का हम लोग, जो फॉर्मूला हमारा भी था, वस्तु एक्स की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु वाई की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसे हम लिखेंगे क्यू एक्स पी वाई
डेल्टा क्यू एक्स, डेल्टा किसको दिखाता है, चेंज को, हम लोग देख चुके हैं, बटे डेल्टा पी वाई गुणा पी वाई बटे क्यू एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे आएगा, वस्तु x की मांग में अनुपातिक परिवर्तन यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसे देखा है कैसे लिखते हैं। और उसे जब उल्टा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला हमारा हो गया, जो कि हमारा मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको एक चीज बता देना है जो जरूरी है, आप यहाँ बता दें x जो है हमारा कॉफी है, ठीक है, और y जो है ये चाय के लिए। अब हम लोग निकालते हैं मांग की आड़ी रोज। बताइए तो, क्यू एक्स मतलब कॉफी की मांग में परिवर्तन कितने के हुए हैं, कॉफी की मांग में परिवर्तन हुआ है, पहले 300 था और बाद में ये 200 हो गया। तो 200 में से अगर 300 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -100। ध्यान रखिएगा, इसमें ऋणात्मक साइन लगा हुआ है, ठीक है, -100 बटे डेल्टा पी वाई। वाई क्या है हमारा, वाई है चाय। तो चाय की कीमत में परिवर्तन, चाय की कीमत में परिवर्तन कितने की हुई है, 25 से 20 हुआ है। तो 20 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5, मतलब नीचे भी आ जाएगा -5 गुणा पी वाई, वस्तु वाई की कीमत, वस्तु वाई क्या है हमारा, चाय। चाय की शुरुआती कीमत कितनी थी, शुरुआती कीमत थी 25, प्रारंभिक कीमत 25 बटे क्यू एक्स। क्यू एक्स क्या है, एक्स है कॉफी के लिए और क्यू है हमारा डिमांड के लिए। तो शुरुआती जो डिमांड थी प्रारंभिक वो कितनी है, 200। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कभी एक्स की कीमत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप कीमत चाय का बढ़ा रहे हैं और इफेक्ट कॉफी की क्वांटिटी पे दिख रहा है। यहाँ कितना वैल्यू आएगा, 300। अब इसे आप इसे काट कूट करिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस ऊपर ऊपर कट जाएगा, माइनस गया, ये गया, फिर ये 25 बटे 15, 5 से काट सकते हैं, 5 बचे 25, 5 दिए 15, 5 बटे 3, तो 3 का 3, 2 3 6 18, करीब करीब 1.66। साइन कैसा आएगा, साइन आया धनात्मक, कुछ नहीं है, माइनस नहीं आया, मतलब ये धनात्मक साइन है। वैल्यू कितना है, 1.66। तो ये हमने मांग की आड़ी लोच निकाल दी, मांग की तिरछी लोच निकाल दी, मांग की प्रतिलोच निकाल दी, तीनों एक ही चीज, क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल दी, ठीक है। अब ये धनात्मक है, इसका एक खास मीनिंग है, धनात्मक साइन तभी आएगा जब वस्तुएं स्थानापन्न हो, ठीक है, क्योंकि आगे चल के देखेंगे संपूरक वस्तुओं में ये साइन जो है ना वो माइनस आता है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हमने चाय की कीमत को यहाँ घटाई थी, चाय की कीमत क्या करी थी, घटाई थी, कॉफी की डिमांड भी घट गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लस आ रहा है साइन, ठीक है। इसके लिए हो गया, स्थानापन्न के लिए हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ घटाएंगे तो ही, अगर वस्तु की कीमत बढ़ा देंगे तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है, तो उधर भी घट जाएगा। जैसे देखते हैं एक दूसरे एग्जांपल से, मान लीजिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं, अच्छा ये क्लियर है ना, ये क्या था हमारा, क्यू एक्स क्या था, कॉफी की मांग में परिवर्तन, ठीक है ना, क्यू के हमारा क्या था, क्यू एक्स क्या था हमारा, कॉफी, तो ये है कॉफी की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अदरवाइज कंफ्यूजन हो, ये कॉफी की मांग में परिवर्तन था, कॉफी की मांग में परिवर्तन, समझने के लिए, ये क्या हो गया डेल्टा वाई, ये हो गया चाय की कीमत में परिवर्तन, पी फॉर प्राइस होता है, तो चाय की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, ये ज्यादा थोड़ा मोटा चल रहा है, चाय की कीमत में परिवर्तन। पी वाई क्या था, चाय की प्रारंभिक कीमत, क्योंकि हमारा वाई जो है चाय के लिए, चाय की प्रारंभिक कीमत, और क्यू एक्स क्या है हमारा, कॉफी की
प्रारंभिक मांग, कॉफी की प्रारंभिक मांग। ठीक है, और हमने ये सॉल्व किया, प्लस वैल्यू आया तो क्या बोलेंगे, ये स्थानापन्न वस्तुओं के लिए। अब अगर हम लोग मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, जैसे ये क्या था, चाय की कीमत। आप दोनों समझ लें क्योंकि ये डाउट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज डाउट रहने का सबसे बड़ा नुकसान एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपको देखा सुना लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन तो हमें जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा, ये बड़ी मुश्किल वाली बात। ठीक है, और यहाँ कॉफी की मांग, सेम क्वेश्चन है, डेटा बदल रहे हैं। कॉफी की मांग, सपोज पहले कीमत थी 25, हमने कीमत बढ़ा दी, इससे पहले वाले में हमने कीमत घटाई थी, तो कीमत बढ़ाएगी तो मांग पे क्या प्रभाव होगा, मांग घटेगा ना। तो ये 500 था ग्राम, वो 200 ग्राम हो गया घट के। कॉफी की जो मात्रा थी वो 300 थी पहले। अब देखिए, यहाँ आप कीमत बढ़ा रहे हैं, किसकी, चाय की। इधर क्या होगा, कॉफी की मांग भी बढ़ जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन, ये 300 से 500 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब जरा निकालिए, लोच, ई क्यू एक्स पी वाई, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, मतलब डेटा अलग अलग है, एक्स के लिए वाई के लिए सेम। ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 5, यहाँ शुरुआती कीमत 25, शुरुआती मांग 300। ठीक है, आप सॉल्व करिए, ये गया 5 × 5 = 25, 10/3, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, मतलब क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, आ रहा है पॉजिटिव में 3.33। पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, वस्तुएं क्या है, स्थानापन्न। क्लियर। तो हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले चाय की कीमत घटाई थी, तो कॉफी की जो डिमांड है वो भी घट गई। चाय की कीमतें हमने बढ़ाई, कॉफी की डिमांड भी बढ़ गई, देखा आपने। अब हम लोग आते हैं, ये सेम चीज संपूरक वस्तुओं के केस में, इसमें देख रहे हैं, संपूरक को पूरक भी लिखते हैं वो लोग। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं उसी तालिका से, सपोज ये है स्कूटर की कीमत रुपए में। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे पेट्रोल की मांग, पेट्रोल की मांग किसमें, लीटर में। अब देखिए, माना हमने कि पहले कीमत थी 75,000, कहीं नहीं सैकड़ा हजार, 10,000, 75,000, तो पेट्रोल की जो खपत थी, मांग थी, वो थी 4,000 लीटर। स्कूटर की कीमत जो है वो घट के हो गई 70,000। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, ये संपूरक वस्तुएं हैं, पेट्रोल और स्कूटर। अब ये घटी तो इसकी डिमांड जो है बढ़ गई, ये हो गई 4,500, सॉरी, ये 4,000 लीटर था, अब ये हो गया 4,500। ठीक है, अब चलिए इसकी मांग की आड़ी लोच निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, ई क्यू एक्स पी वाई बटे इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई गुणा पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ आप पहले बता दीजिए, एक्स क्या है हमारा, पेट्रोल है, और वाई क्या है, वाई है स्कूटर,
अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्मूला भी लिखा जाता है। अब देखिए, शुरुआती जो है क्यू एक्स चेंज, ये कितने का है? ये 500 का है। ठीक है ना, चेंज जो है वस्तु एक्स, ठीक है ना, इसकी डिमांड में कितने हैं पेट्रोल में? 4000 था, 4500 हो गए, 4500 में 4000 घटाया तो 500 वैल्यू है वही प्लस में। ठीक है ना। अच्छा, स्कूटर की कीमत क्या है हमारे? स्कूटर की कीमत तो 75,000 थी, ये 70,000 हो गई घट के। तो 70 में 75 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -5,000, माइनस ऋणात्मक साइन में आएगा 5,000, ये ध्यान रख देना है आपको। इंटू पी वाई, पी वाई जो है पहले, इसकी कीमत कितनी थी? 75,000, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 75,000 बटे, यहाँ कितना है शुरुआती डिमांड पेट्रोल की? 4,000, तो यहाँ लिखेंगे 4,000। अब इसे आप सॉल्व करिए, ये 3 जीरो गया, ये 3 जीरो गया। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए आप। ठीक है, और भी कटेगा, मान लीजिए ये कट गया 5, 5, और ये 5 दहाई 50, तो आया करीब करीब, और भी कटेगा, 5 दूना 10, 5 15 75, तो आया 15/8। वो माइनस साइन है क्योंकि नीचे ये माइनस था। ठीक है ना, तो ये भूलिएगा नहीं, आपको साइन जो है मैं अलग से दिखा दूं, ये माइनस है किसकी वजह से? यहाँ माइनस साइन था इसकी वजह से। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 दूना 16, 7 8 7 56, 1.8, और साथ में क्या आएगा? माइनस साइन। ये करीब करीब इतनी वैल्यू आएगी। आपने यहाँ क्या देखा? इसका जो साइन है वो कैसा है? ऋणात्मक, नेगेटिव साइन है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू जो है फाइनल आंसर में नेगेटिव है, ऋणात्मक। तो मांग की आड़ी लोच अगर आप पूरक वस्तुओं की लेंगे तो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। एकदम गांठ बांध लीजिए, कई बार सवाल में है, अभी देखेंगे। तो हमने दो का तो देख लिया, स्थानापन्न और पूरक का। तीसरी जो होती है, एक का पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है। अब एक जो मांग की आड़ी होती है वो है शून्यात्मक होती है। तो कहीं कहीं नहीं, ये दिखाएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लें, ये वैल्यू क्या होती है? 0। ये ऐसा होता है जब वस्तुएं संबंधित नहीं हो, जब वस्तुएं जो हो वो संबंधित नहीं हो। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं संबंधित वस्तुएं नहीं होंगी तो स्कूटर की कीमत, स्कूटर की कीमत और चीनी की मांग में क्या कोई संबंध है? नहीं, तो ये संबंधित वस्तुएं नहीं होगी। उस केसेस में हमेशा जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी? कौन सी मांग की? आड़ी लोच, मांग की तिरछी लोच, ये नहीं कि और कुछ बोल दीजिएगा। तिरछी लोच क्या होगी? हमेशा शून्य होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने देख ली। जब वस्तुएं क्या होंगी? स्थानापन्न होंगी तो कैसा होगा? मांग की आड़ी लोच पॉजिटिव। जब वस्तुएं पूरक होंगी तो मांग की आड़ी लोच नेगेटिव। और जब वस्तुएं संबंधित नहीं होगी तो मांग की आड़ी लोच शून्य, शून्यात्मक। क्लियर? अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जिसे हमने शुरू में कहा था कि सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो पहले से पहले आप दूसरा कर लें, दूसरा और तीसरा। स्थानापन्नों के लिए मांग की आड़ी लोच होती है, क्वेश्चन आया हुआ है। स्थानापन्नों के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? अभी हमने देखा था, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक। तो स्थानापन्न के लिए होती है धनात्मक। ठीक है ना, हमने देखा था अभी स्थानापन्न के लिए क्या था? स्थानापन्न के लिए प्लस साइन आया था, तो ये क्या बोलेंगे? धनात्मक। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। तीसरा जो क्वेश्चन है, संपूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिरछी लोच होती है। संपूरक या पूरक कैसे होती है? इसमें इसमें होती है ऋणात्मक। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
ये क्या कहता है, मेट्रो सवारी की मांग की तिरछी लोच 0.8 है और प्रतिदिन कुल सवारी 1.5 लाख है। यदि बस की सवारी की कीमत 5% बढ़ती है तो मेट्रो की कुल सवारी में कितना अंतर आएगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। हमारा फॉर्मूला था ई, हमारा फॉर्मूला था ई क्यू एक्स पी वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। अब यहाँ पहले आप बता दीजिए कौन क्या है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप पहले बता दीजिए एक्स जो है हमारा, ये मेट्रो है, मेट्रो की कुल सवारी, और वाई जो है यह है बस के टिकट की कीमत, बस के टिकट की कीमत, ठीक है। और यह है मेट्रो की सवारी, कुल सवारी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8, ये सीधे वैल्यू दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए। अच्छा, हमें क्या निकालना है, यदि बस की सवारी की कीमत 5% बढ़ती है, 5% का मतलब है 100 में 5, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर 100 था तो 5% बढ़ने से सवारी की कीमत क्या हो जाएगी, 105। यहाँ सवारी की कीमत का मतलब है टिकट, ठीक है। तो मेट्रो की कुल सवारी में कितना अंतर आएगा, तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो डेल्टा क्यू एक्स ही, उसी को, ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। नाउ जो y की प्राइस है, y जो है बस की टिकट में कीमत, कितने का बदलाव आ रहा है, 5% का, 100 में 5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे 5। अब बस की टिकट की शुरुआती कीमत कितनी थी, हमने 100 माना है, तो 105 हो गया, क्योंकि 5% की वृद्धि हुई, तो ऊपर हो जाएगा वैल्यू 100। क्यू एक्स कितना दिया हुआ है, क्यू एक्स हमारा हो जाएगा मेट्रो की कुल सवारी में बदलाव, कुल सवारी कितनी है, मेट्रो की कुल सवारी क्या है हमारा, क्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.5 लाख, 1,05,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,05,000। तो ये वैल्यू हमने यहाँ फिट कर दिया। अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करिए। मैं थोड़ा यहाँ जगह बना लूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो आएगा, ये आएगा 0.8 इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन दिस वन। सॉल्व करिए, ये जीरो कट गया, ये कट गया, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आप जानते हैं, डेल्टा क्यू एक्स इक्वल टू 0.8 इंटू 5 इंटू 1500, ठीक है। तो 8×5 = 40, तो ये 4 हो गया, और ये 1500 दशमलव पे चलते, ठीक है। तो 1500 चौके 3000, ये 6000। तो हमारा आंसर क्या है, 6000, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6000। देखा आपने कितना आसान है समझने के बाद। तो 6000 सवारियां जो हैं ये बढ़ेगी, क्लियर। ये बहुत रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आप मांग की आड़ी लोच निकाल सकते हैं। हमने क्या लास्ट में देखा था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होती है, और जो वस्तुएं संबंधित ना हो उनके लिए शून्यात्मक होती है, ठीक है। और फॉर्मूला भी देख लिया।
तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें सो दैट उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल पाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।